हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। शरद कोहली सर के साथ आपने पार्ट 1 देख लिया है पॉडकास्ट का। आज पार्ट 2 की बारी है। खासकर पॉडकास्ट का जो आखिर है उसमें हमने उनसे चर्चा की है कि नौकरियां अगर जाने वाली हैं तो क्या ध्यान रखें, मंदी अगर आने वाली है तो क्या किया जाए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके साथ जरूर ये पार्ट 2 आप शेयर कीजिएगा, मैं चाहती हूं, क्योंकि मंदी की आहट के बीच क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए इस पार्ट 2 में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और चलिए आपको दिखाते हैं शरद कोहली सर के साथ पार्ट 2। तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब का ये कहना है कि 10,000 तक भी जा सकता है, ये क्या संभव हो पाएगा? उनके मुंह में हल्दीराम लोग घी शक्कर कहते हैं, पर यहाँ तो गोल्ड के पसंद करने वाले पूरी हलवाई की दुकान ही उनके मुंह में डालना चाहेंगे। आई थिंक दैट इज़ बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं उनमें से नहीं हूँ शालिनी जो एक नंबर डालता हूँ। कभी भी मैं नंबर नहीं डालता, क्योंकि इट इज़ अ न्यूज़ फ्लो बेस्ड मूवमेंट। आप देख रहे हैं किस प्रकार न्यूज़ फ्लो पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस न्यूज़ फ्लो पे नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये कुछ इधर कुछ हुआ ऊपर, इधर कुछ हुआ नीचे, इधर कुछ हुआ फिर ऊपर। ये तो जैसे किसी के इशारों पर नाचना होता है। तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू पुट अ नंबर शालिनी। कियोसाकी साहब ने शायद मुझे लगता है ज़्यादा गोल्ड खरीद रखा है। वो चाहते हैं जल्दी से $10,000 पहुंच जाए। अब क्यों नहीं पहुंचे, पहुंचना चाहिए, पर आई विल नॉट पुट अ नंबर। बट ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, बिकॉज गोल्ड ही एक रियल एसेट है। एंड लैंड और गोल्ड, इन दो एसेट्स को मैं रियल एसेट शालिनी मानता हूँ। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश विदाउट डाउट। हमने गोल्ड के रेट्स की तो बात कर ली सर, आपने 5,000 तक तो मुझे याद है कि अभी बताया ही है। अगर मैं सिल्वर के बारे में यहाँ समझना चाहूँ तो उसको आप कहाँ तक जाता हुआ देख पा रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं आपके गोल्ड, वैसे कुछ लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो को बहुत एनालिसिस करते हैं। हाँ। इसको हम GSR बोलते हैं। वो कहते हैं, वो आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं 60 आ जाए तो ये हो जाएगा, 50 आ जाए तो ये हो जाएगा। कुछ हद तक टेक्निकल्स पे वो चलती है। मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर कुछ हद तक तो साथ साथ चलते हैं शालिनी, पर कुछ हद तक दोनों की राह अलग हो जाती है। क्योंकि अगर रिसेशन आता है, फुल ऑन रिसेशन हो जाता है, तो फिर जो AI डेटा इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, सोलर सेल्स हैं, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो वो डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और क्योंकि 55% सिल्वर इंडस्ट्री में चला जाता है, हो सकता है फिर सिल्वर थोड़ा सा पीछे रह सकता है। मैं डेफिनेटली नहीं बोलता, पर फिलहाल आप गोल्ड सिल्वर को एक साथ चल रहे हैं, कभी वो आगे, कभी ये पीछे, कभी ये आगे, कभी वो पीछे। बट अगर फुल ऑन रिसेशन हो जाता है तो फिर हो सकता है कि सिल्वर और गोल्ड सिल्वर की जो रेशियो जिसको बोलते हैं, वो रेशियो थोड़ी सी बढ़ जाए एंड गोल्ड माइट कैच अप। कुछ लोग, अगर आप GSR पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछना चाहते हैं, तो इस टाइम वो रेशियो करीब 60 के आसपास चल रही है, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड और या 1 आउंस गोल्ड में 1 आउंस सिल्वर। तो मुझे लगता है अगर ये पहुंच जाती है, नीचे आती है बहुत, 50 आती है, तो फिर ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं करता, कि ये 80 तक फिर जा सकती है, यानी कि गोल्ड उसको बीट कर सकता है। सो दिस विल डिपेंड, चांदी विल डिपेंड अपॉन के रिसेशन कितना आ रहा है। अगर रिसेशन ज़्यादा आता है तो चांदी थोड़ी सी फिसड्डी जिसको बोलते हैं वो रह सकती है, बट अगर रिसेशन नहीं आता तो हो सकता है गोल्ड से आगे भागने की भी कोशिश करे। पर ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चांदी में सट्टेबाजी गोल्ड से भी ज़्यादा होती है। अब मैं क्रूड ऑयल की भी बात करूंगी। रघुनाथ राजन सर ने ये कहा है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो $200 तक भी क्रूड ऑयल पहुंच सकता है। आपको भी $200 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल? जब आपने मुझसे कियोसाकी साहब की और गोल्ड की नंबर बोले थे, तो मैंने कहा था आपके मुंह में हल्दीराम, यानी आपके मुंह में हलवाई की दुकान। और अब रघुराम राजन की बात नहीं कहा तो मैं शुभ शुभ बोलो भैया। अब देखिए, $200 पहुंच सकता है। अगर ये क्राइसिस चलती है तो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की नौबत आ गई, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान की वो कौन मध्यस्थता, उसने कहा हमारे यहाँ आ जाइए ट्रम्प साहब, हम बैठ के बातचीत करा देते हैं, इसको सुलझा देते हैं मैटर को। जो देश टेररिज्म की फैक्ट्री है, वो कह रहा है आओ हम तुम्हारा घर ठीक कर देते हैं। जिस घर के पर्दे छोड़ दीवारें भी नहीं है, खुले में रहते हैं, वो कह रहे हैं आइए ना, आपके पर्दे हम बना के देते हैं। तो और ट्रम्प साहब भी बड़े मज़े से सिर हिला रहे थे, हाँ 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 ऐसा करेंगे, ज़रूर आएंगे हम। तो मुझे लग रहा है कि अगर युद्ध शांत हो जाता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस शांत होती दिखेंगी। पर अगर एनर्जी यानी कि बिगड़ जाती है 5 दिन बाद, मुझे लगता है हमें फ्राइडे तक वेट करनी चाहिए। ट्रम्प साहब की जो यूनिलेटरल मैं कहूँगा सीज़ फायर है, तो अगर वो सीज़ फायर ख़त्म हो जाती है और फिर से धूमधाम शुरू हो जाती है,
तो येस इट कैन गो। और बाय द वे मैं यहाँ पर रघुराम राजन साहब की आपने बात करी, मैं बताना चाहूँगा जो लोग MCX पर क्रूड ऑयल की प्राइस देखते हैं, तो जब ये 110 चला गया था तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में 150 था, 110 नहीं था, क्योंकि हम लोग क्रूड बास्केट की बात करते हैं। हम लोग बहुत जगह से क्रूड लेते हैं, 40 जगह से ले रहे हैं। उसमें रशियन क्रूड है, उसमें WTI क्रूड है जिसको हम वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, वो सावर होता है, उसमें सल्फर ज़्यादा होता है, उसकी रिफाइनिंग कठिन होती है। फिर हम अल्जीरिया से भी लेते हैं, हम वेनेजुएला से भी लेते हैं, तो हम कई जगह से लेते हैं। उसके अलावा शालिनी, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो प्राइस आप क्रूड ऑयल की देखते हैं भारत को इससे कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि आप भूल गए कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा लग रहा है, जो शिपिंग कॉस्ट है वो जुड़ती है, इंश्योरेंस कॉस्ट है वो जुड़ती है, रिफाइनिंग कॉस्ट जुड़ती है। यानी कि अगर $110 क्रूड चल रहा है तो हमको वो $150 के करीब पड़ता है। तो हमारे लिए तो पहले ही वो 156-60 पहुंच गया था जब अपनी पीक पे था। तो रघुराम राजन साहब शुभ शुभ बोलिए, ना ही हो तो अच्छा है, पर हाँ अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। That's what we can say. शेयर मार्केट हम पहले ही देख रहे थे कि बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था लोगों को, अब ये तो बिल्कुल आग में घी का काम इस युद्ध ने कर दिया है। क्या अभी और मार्केट क्रैश हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप is the answer to your question. देखिए, भारतीय मार्केट्स को महंगा माना जाता था। हम लोग मार्केट्स में एक पैरामीटर स्टडी करते हैं, आप तो स्वयं अपना पैसा बोलता है चैनल चलाती हैं, उसको PE मल्टीपल कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और ऐसा माना जाता था कि भारतीय PE 25 पर है ऑन एन एवरेज, सारी कंपनीज का मिला के। वियतनाम, थाईलैंड, चाइना को सस्ता मार्केट माना जाता था। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, यानी कि आप अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर PE नीचे है तो। और भारतीय मार्केट को महंगा जाता था, महंगी मार्केट है। मेरा कहना ये होता था कि अगर किसी कंट्री की ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो उसमें तो PE मल्टीपल ज़्यादा होगा ही। पर आज जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारी PE गिर के अब 20-21 आ चुकी है, 50 से 25 से गिर के 20-21 आ गई, बल्कि कुछ जब 22 चली गई थी तो 19 तक आ गई थी। तो मुझे लग रहा है भारतीय मार्केट ने ये जो लेवल्स हैं ये बहुत टाइम बाद देखे हैं। आप देख रहे थे कि पिछले 1.5 साल से मार्केट में, निफ्टी हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, सेंसेक्स में जो है 30 शेयर होते हैं, तो मैं लोग सेंसेक्स को मैं थोड़ा कम ट्रैक करता हूँ, मुझे निफ्टी ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आता है और निफ्टी में ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है। तो 25-26 हज़ार के बीच में निफ्टी घूम रहा था बहुत टाइम से। आप देख रहे होंगे 24,500, 25, फिर 25,500, 26, फिर घट के 25, फिर 25,100 वगैरह वगैरह पिछले 1.5 साल से। जब ये 22-23 के बीच में आ गया तो ये लेवल्स बहुत टाइम से नहीं देखे, और ये युद्ध की वजह से आया। ये इसका कारण था लड़ाई, इसका कारण था युद्ध। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे शेयर्स, क्योंकि हम यहाँ शेयर्स का नाम तो लेंगे नहीं बिकॉज वी डोंट वांट टू गो वेरी स्पेसिफिक, पर मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टॉक्स शालिनी इस बार बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे आ गए हैं जो आपको नहीं मिल रहे थे। और एक अच्छी बात क्या हुई है इसमें कि हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने धड़ल्ले से माल बेचा है। पिछले कुछ दिनों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल FIIs बेच चुके हैं। पर हमारे जो देसी बॉयज़ हैं, जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने ऑलमोस्ट सेम लेवल की, पूरी नहीं तो ऑलमोस्ट सेम लेवल की बाइंग करी है। अब आपके सवाल का सीधा जवाब, मुझे ये बताइए, ये जो देसी बॉयज़ हैं, जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। जब ये शेयर में ख़रीदारी करते हैं, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं पॉडकास्टर, आप मेरे गेस्ट, जब ये बाइंग करते हैं तो ये कैसे करते होंगे? कैसे करते होंगे मतलब ये किस आधार पर बाइंग करते हैं? मतलब ये जो मान लीजिए मैंने डिफेंस का इतना लेना है, मैंने आज FMCG इतना लेना है, मैंने IT में इतना लेना है, मैंने आज एनर्जी सेक्टर में इतना लेना है, और मैंने ओवरऑल कितना लेना है, ये कैसे निर्णय करते हैं? मैं पॉडकास्टर, आप गेस्ट। उन्हें उस स्टॉक का फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा होता होगा, उन्हें ये तो समझ, हाँ वो तो है ही है। वो अगर इस फ़ोन की कीमत 10 रुपया है और उसके आसपास या उससे नीचे अगर वो मिल रहा है, मैं तो आपकी बात से ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ही FII इतना बेचें तो हमारे देसी बॉयज़ उतना ख़रीद लेंगे। अदरवाइज़ तो मैंने देखा है कि फिर बिकवाली दोनों तरफ से होती है। अब वापस आप पॉडकास्टर, मैं गेस्ट। आपने जो जवाब दिया बिल्कुल उसके आसपास है। मैं इसको और बड़ी पिक्चर लाता हूँ। उनके यहाँ शालिनी बहुत ट्रेंड, क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो हर वक्त 24 घंटे स्टॉक्स की फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को ट्रैक करते रहते हैं।
यानी कि इस कंपनी की वजह, आपने कहा कि अब उसकी कीमत नीचे आ गई है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग बाइंग क्यों कर रहे हैं जब इतनी मार्केट गिर रही है, ये लोग बाइंग नहीं कर रहे, ये लोग समझदारी कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जब स्टॉक की वैल्यू अट्रैक्टिव आ गई है तो आपको मैक्सिमम रिटर्न, अगर आप नीचे से घुसेंगे तो जब कल को ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप ही कमाएंगे ना। तो अगर DIIs के रिसर्च एनालिस्ट इस समय भर भर कर खरीद रहे हैं, एक दिन उन्होंने 11,000 का 10,000 का बेचा, इन्होंने 9,000 का खरीदा, एक दिन उन्होंने 7,000 का बेचा, इन्होंने 6,000 7,000 का खरीदा, इसका मतलब कि इनको कुछ दिखाई दे रहा है जो आम निवेशक को भी दिखना चाहिए। और वॉरेन बुफे साहब पे आप जाएं, जो कि सबसे बड़े दुनिया के इन्वेस्टर, बर्कशायर हैथवे जो कंपनी के, अब तो वो रिटायर हो गए, उनका ये था कि जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड। उसको कॉन्ट्रेरियन अप्रोच स्टॉक मार्केट में कहा जाता है, यानी कि जो बाकी कर रहे हैं उससे आप उल्टा करना शुरू कर दीजिए। तो हमारे जो DIIs हैं उनसे हम क्यूज लेके, एक आम निवेशक उसको कॉपी करके आप ले सकते हैं, पर चॉइस ऑफ स्टॉक अच्छी होनी चाहिए। शालिनी, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया था अरेंज मैरिज का। तो मुझे लगता है कि अगर चॉइस ऑफ स्टॉक आपकी अच्छी है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू द मार्केट। और मुझे शालिनी मार्केट में ना 36 साल हो गए। मैंने अपने करियर में देखा, लड़ाइयाँ देखी, 2008 का लीमैन ब्रदर्स का रिसेशन देखा, .com बबल का रिसेशन देखा, इंडिया ने जब अपना गोल्ड गिरवी रख दिया था तब मैंने वो टाइम देखा जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया था। बहुत सारे मौके आए चले गए, आए चले गए। इंग्लिश में कहावत होती है, दिस टू शैल पास। बुरा वक्त है, निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा फायदे में कौन रहेगा? जिसने नीचे से खरीदा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई और नीचे चली जाएगी, तो वो तो आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ट्रम्प साहब के या तो आप दिमाग में घुस जाइए और अंदाज़ा लगाइए कि वो आगे क्या करने वाले हैं, तो फिर तो आप बॉटम ढूंढ लेंगे, वरना तो आप ढूंढ नहीं सकते हैं। तो बॉटम तो इसमें देखा जाता है, जो मैंने अभी बात कही गोल्ड सिल्वर के लिए, वही मैं स्टॉक मार्केट के लिए, कि डाउन साइड रिस्क क्या है। डाउन साइड रिस्क है कि अगर अभी मार्केट 23,000 पे खड़ी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कहाँ जाएगी? 20,000 चली जाएगी, 18,000 चली जाएगी। पर अपसाइड क्या है? अपसाइड कैन बी एनीथिंग अप टू 30,000। तो फिर जिसने इस लेवल पे लिया होगा सबसे ज़्यादा मुनाफा तो वही कमाएगा। सो आई थिंक जो मैंने गोल्ड सिल्वर के लिए कहा वही मैं, इफ़ योर चॉइस ऑफ कंपनी इज़ गुड, अगर आपको कंपनी का चयन अच्छे से करना आता है तो आपको लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा करके, ये सिप करके SIP से आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत लोग आए कि यार ये जो प्राइस आ गई है तो हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, ये प्राइस इस कंपनी की थी नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे पर वो प्राइस ही नहीं आ रही थी जहाँ से वो घुसना चाह रहे थे। अब उनको मौका मिल रहा है तो ये DIIs भर भर के खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग SIP करते हैं और जो लोग म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा करते हैं उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। अच्छे निवेशक के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम है। अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, सब्र रखेंगे, तो आपको सब्र का फल मीठा लगेगा। पर जो कमज़ोर निवेशक होता है वो ऐसे इवेंट से घबरा जाता है और घबरा के हड़बड़ाहट में बेच देता है, लॉस बुक कर लेता है। पर जो लंबे वक्त का निवेशक है वो इन इवेंट्स को खाली खबर सुनता है, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट पर मुस्कुराता है, हंसता है, 4 दोस्तों को बताता है और अपने निवेश को बने रहने देता है। दैट्स द डिफरेंस। आपने कहा कि फंड सिलेक्शन अगर अच्छा होगा तो आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे। फंड सिलेक्शन तो हम आपसे ले नहीं सकते हैं, लेकिन हम सेक्टर सिलेक्शन आपसे ज़रूर ले सकते हैं। तो अगले कुछ सालों के लिए कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से बेहतरीन है? देखिए, मिसाइल्स चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, नई नई आपको हवाई जहाज सुनने में आते होंगे, B-1 B-2 बॉम्बर्स, ये बॉम्बर्स, MQ-9, जो लोगों ने कभी सुने नहीं थे। सडनली यू आर गेटिंग फेमिलियर विद द डिफेंस टर्म। हमारे बहुत सारे डिफेंस के मेरे मित्र हैं जो टीवी पे मेरे साथ बैठते हैं, आपको देखा होगा वो टोपी पहन के, कोई मेजर जनरल है, कोई जनरल है, उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है, नए आर्म्ड इक्विपमेंट्स के बारे में पता लगता है। आई थिंक डिफेंस सेक्टर, FMCG, क्योंकि अगर क्राइसिस आती है तो FMCG सेक्टर को बहुत बूस्ट मिल जाता है, फास्ट मूविंग, क्योंकि लोग सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, डिमांड। एनर्जी सेक्टर पे तो क्राइसिस आई हुई, तो आई थिंक एनर्जी सेक्टर कैन गो। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी की मैं स्पीच सुन रहा था लोकसभा राज्यसभा में, तो उन्होंने जब ये इशारा किया कि अगर हम को लड़ सकते हैं तो हम इसको भी लड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भारत सरकार को भी लगता है कि हम अगर 60% गैस हम इंपोर्ट करते हैं, 87% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो भाई हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें
और जमाखोरों के ऊपर क्रैकडाउन करें, ब्लैक मार्केटियर्स के ऊपर क्रैकडाउन करें, प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ कर दें, कितना भी कर दें, पर समथिंग विच इज़ नॉट मेड इन इंडिया एंटायरली, तो अगर लंबे समय तक संकट बना रहा तो दिक्कत तो आएगी। तो आई थिंक पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड। उनका एक हिडन मैसेज ये था कि आप तैयार हो जाइए। आपको अपने इस पर एक छोटा सा, मैं चाहूँगा मैं इस पर बाद में कमेंट करूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें अपने रिसोर्सेज कंजर्व करके चलने चाहिए, अगर आती है तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर इज़ वन, एफएमसीजी इज़ वन, डिफेंस इज़ वन। उसके अलावा आप बाकी सेक्टर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स पे मैं थोड़ा सा अभी शेकी हूँ, बैंकिंग फाइनेंस पे मैं थोड़ा सा शेकी हूँ, क्योंकि आपने देखा बैंकिंग फाइनेंस बहुत प्रेशर में आया। तो 3-4 सेक्टर्स पर अभी आप नज़र रखिए। हालांकि और सेक्टर्स भी, मैं ये तो नहीं कह सकता जेम्स एंड ज्वेलरी पे आप नज़र रखिए, उधर लड़ाई चल रही है और मुझे तो अपना 9 लखा हार चाहिए। आई थिंक इट्स अ बैड टाइम फॉर समबडी टू बी डूइंग दिस काइंड ऑफ परचेज। बल्कि इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, कभी आपसे मौका मिला तो बात करेंगे, हमने एक मंदी का मैनुअल बनाया हुआ है कि अगर मंदी आती है तो डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका बड़ा अच्छा मैंने एक मैनुअल खुद कुछ समय पहले बनाया था। पता नहीं क्यों बनाया था, मुझे लग रहा था कि आ रही है शायद, उसके बाद मैंने बोला भी, तो मैंने बना के रख लिया था, कभी आई तो शायद ये काम आएगा, उस टाइम मुझे दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। तो आई थिंक वन ऑफ द डूज एंड डोंट्स इज़ कि आप बड़ी परचेजेस मत करें। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर भी थोड़ा सा शेकी हो जाता है, क्योंकि लोग बड़ी परचेजेस को टाल देते हैं युद्ध के समय। मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, हालांकि युद्ध यहाँ से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर हो रहा है, पर मैं कल किसी मार्केट में था तो कोई 2 ट्रेडर्स आपस में बात कर रहे थे, मैं थोड़ा दूर बैठ के सुन रहा था। वो क्या, मेरे ख्याल हल्दी सप्लाई करते थे, शायद चांदनी चौक की बात है। तो कहते हैं, उसने कहा मैं भिजवा दूँ 300 किलो। नहीं यार, अभी युद्ध चल रहा है, अभी रहने दे। अरे मैंने कहा भैया हल्दी का युद्ध से क्या लेना देना है। सो यू नो इट जनरली इम्पैक्ट्स योर सेंटिमेंट। युद्ध क्या करता है आपके दिमाग के ऊपर, क्योंकि इतनी हम न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ इनटेक जितनी होती जाती है तो इट कैप्चर्स आवर माइंड। तो हम लोग जब बिजनेस करते हैं, ऑर्डर देने से पहले युद्ध चल रहा है, कुछ भी चलो युद्ध चल रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, बट देर से युद्ध चल रहा है। तो आई थिंक लोग बड़ी परचेजेस को, तो रियलिटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहने की मैं सलाह देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस से दूर। सो आई थिंक दीज 3 सेक्टर्स आई विल पुट, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी और डिफेंस, इन 3 को मैं सबसे ऊपर रख के चल रहा हूँ। कोई ऐसा सेक्टर भी है जिससे अभी दूर रहना चाहिए? आई थिंक अगर युद्ध आगे चलता है तो बैंकिंग फाइनेंस थोड़ा सा शेकी हो जाता है। आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईटी की डिमांड कम हो जाती है। अगर रिसेशन आता है तो आईटी की, आपने देखा पीछे आईटी की जो पिटाई हुई वो एआई की वजह से हुई। तो कुछ रिसेशनरी ट्रेंड की वजह से आईटी कम्स अंडर प्रेशर। ऑटोमोबाइल प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई, यहाँ से आगे जाती हैं, तो ऑटोमोबाइल नेचुरली, आई मीन आपको गाड़ी चलाने में आप 10 बार सोचेंगे पेट्रोल डीजल डलवाने में, तो ऑटोमोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। बट आई थिंक सिचुएशन शालिनी बहुत इवॉल्विंग है। जब युद्ध होता है ना, तो मुझे लगता है युद्ध में हर दिन एक नया दिन है, और ट्रम्प साहब जैसे जब कोई बैठे हो तो हर घंटा एक नया घंटा है। वैसे तो युद्ध में हर दिन, क्योंकि पता नहीं कल को किसके दिमाग में कहाँ आ जाए और कहाँ जाके अटैक कर दे। अभी खबर आ जाए कि न्यूक्लियर उनका वो शहर शायद न्यूक्लियर प्लांट है, उसके पास हिट कर दिया। मान लीजिए उस प्लांट में हिट हो जाता, तो रेडिएशन से 1000 साल तक लोग वहाँ रह नहीं सकते हैं। ठीक बात। तो इसलिए युद्ध में कुछ भी बहुत दूर तक कहना बहुत मुझे लगता है समझदारी नहीं होती है। हर रोज़ मुझे आई मीन ऑन द कॉन्ट्रारी आई वुड से ये पॉडकास्ट बुलेटिन में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज एवरी डे, आज जो मैंने कहा शायद वो कल वैलिड ना हो। और पॉडकास्ट तो क्या होता है, आपके पॉडकास्ट के जो अंश होते हैं, उसकी रील्स होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो आई थिंक वो उस टाइम बोली जा रही हैं और तब तक तो पता लगा कुछ या तो संधि हो चुकी है या वो और बिगड़ चुका है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इररेलेवेंस व्हिच क्रीप्स इन द कन्वर्सेशन। तो इसीलिए मुझे लगता है आपको युद्ध के दौरान पॉडकास्ट के साथ साथ ना एक बुलेटिन जारी करते रहना चाहिए कि अब जो कल जो बात करी थी, जो भी आपके यहाँ गेस्ट आए थे, उनकी बात के ऊपर अब क्योंकि ये परिस्थिति हो गई है तो उनकी वो बात तो अब काम की रही नहीं, तो उसके ऊपर अब ये बुलेटिन काम का है। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड, बिकॉज इन वॉर एवरी डे इज अ न्यू डे। हमने हमारा जो टेक ऑफ चैनल है, टेक ऑफ विद एसकेटी, उस पर सर एग्जैक्टली यही चीज़ की, क्योंकि हमने लास्ट 15 डेज में उसमें 8 आर्मी ऑफिशियल्स के इंटरव्यू किए हैं। और हम रात में इंटरव्यू करके 11 बजे घर पहुंच रहे थे पॉडकास्ट करके, और नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे हम उसको लाइव कर दे रहे थे, क्योंकि ऑप सिंदूर के टाइम हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा था। हम लगातार जाके जब आर्मी ऑफिशियल से पूछ रहे थे, सर गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, लोग तो चाहते हैं मज़ा चखाया जाए पाकिस्तान को, जब तक उन्होंने बोला कि नहीं धीरज रखो, मोदी जी कुछ करेंगे, तब तक रात में हमला हो गया। फिर हम पहुंचे और हमने पॉडकास्ट किया कि सर ये तो क्या लगता है कब तक चलेगा। तो जब तक
तक उन्होंने बताया तब तक सीज फायर हो गया। Exactly. ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जी सीज फायर मैंने करवाया है। Exactly. तो इसीलिए वो जो पिछली हमारी गलती थी उससे सीख लेते हुए हमने अभी जितने भी इंटरव्यूज किए हैं वो हम बस आज करके लाए और अगले कुछ घंटों में व्यूअर्स के सामने लाइव कर और दिया। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के ना, इसको आप एक छन्नी में रख के छानेंगे, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक, कुछ बातें किसी भी पॉडकास्ट में सैद्धांतिक होती हैं, विच इज़ ट्रू इन ऑल सिचुएशंस, वो टाइम न्यूट्रल होती हैं, यानी कि वो ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा के लिए हैं। और कुछ हिस्सा दूसरा जो छन के आता है वो कंटेम्प्रेरी होता है, वो उसी दिन के लिए, उसी वक्त के लिए होता है। तो जो लोग भी हमको देख रहे हैं उनको मैं ये आज आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के 2 हिस्से करके देखिएगा। कुछ चीज़ें जो हो सकता है ट्रम्प साहब के दिमाग के साथ बदल जाएं और वो बोलना शायद रेलेवेंट ना हो, और दूसरी बात है सैद्धांतिक। एक सिद्धांत ज़रूर है कि ट्रम्प साहब का जो दिमाग है वो सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैंने बहुत बड़ा सवाल डीडी बख्शी सर से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर अटैक भी ट्रम्प साहब कर सकते हैं ईरान के ऊपर, तो उनका एग्जैक्टली वही रिएक्शन था जो आपका है कि भाई ट्रम्प के दिमाग को तो कुछ कहा जा नहीं सकता है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने साथ में ये कहा कि ट्रम्प डरपोक है। टैको डीडी बख्शी साहब का जो जवाब था वो डरपोक है, तो शायद हो सकता है वो ये काम ना करे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं चलते चलते पूछूंगी, क्योंकि आईटी का अभी जिक्र हो ही गया, और पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो आईटी सेक्टर के लिए आपने ये बात बोली थी कि क्योंकि एआई है तो पॉसिबिलिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ नौकरियां जाएंगी। तो एक तरफ एआई, दूसरी तरफ युद्ध, क्या नौकरियां जाने का खतरा डबल ट्रिपल हो गया है? हाँ, मैं जिस रिसेशन मैनुअल की आपसे बात कर रहा था, इनफैक्ट ये आईटी सेक्टर नहीं, थोड़ा हमें बताइए ना सर, जब मंदी आई गई है तो मंदी अगर आती है तो ऐसे में 2-3 चीज़ें अभी चलिए बता देता हूँ, क्योंकि अब समय कम है। पहले तो लोगों को मैंने देखा है, लोग नौकरी करते हैं जब शालिनी, तो रेजिग्नेशन ना जेब में रख के घूमते हैं। ज़रा सा कुछ बात हुई ऑफिस में एम्प्लॉयर से, ये पकड़ो अपनी नौकरी, तुम्हारी जैसी बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं ये नहीं सहन कर सकता, मैं ये नहीं सहन कर सकती। लोग नौकरी के बारे में बहुत कैजुअल रहते हैं। तो मंदी में अपनी नौकरी के लिए पॉजेसिव हो जाइए, अपनी नौकरी की कदर करिए। थोड़ा सा अगर ऑफिस में सहन भी करना पड़ता है, पॉलिटिक्स, तनख्वाह कम होना वगैरह वगैरह, जो भी नौकरी में समस्याएं होती हैं, बॉस बहुत अड़ियल है, ज़िद्दी है, गुस्सैल है, व्हाटएवर इट इज़, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, थोड़ा सा नौकरी के बारे में, नौकरी को बहुत कैजुअली मंदी में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो नौकरी चली गई या आपने उसको लात मार दी तो हो सकता है दूसरी नौकरी मिलने में आपको टाइम लग सकता है, या आपको बहुत दिन तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी पसंद की नौकरी हो सकता है आपको जल्दी ना मिले। दूसरा, 2 चीज़ें अभी बताऊंगा, बाकी मैनुअल बहुत लंबा है। दूसरा, मुझे लगता है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने कोई मकान लेना है और बहुत जल्दी नहीं है लेने की, बहुत डेस्परेट सिचुएशन नहीं है, टाल दीजिए। लिक्विडिटी इज़ द किंग इन मंदी। जिस व्यक्ति के पास, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था तो जिन लोगों के पास अच्छी सेविंग्स थी उन्होंने लॉकडाउन को और टाइम को थोड़ा सा चैन से काटा। पर जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, एक गांव में कहावत होती है आई चलाई मतलब आज आया खर्च कर दिया, फिर कल आया, कल की कल देखेंगे, उन लोगों को लॉकडाउन में बहुत दिक्कत आई। उनको उधार लेने पड़े, रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़े, इधर उधर अपना सामान बेचना पड़ गया, एसेट्स बेचने पड़ गए। तो आई थिंक लिक्विडिटी बना के रखनी चाहिए, अपने खर्चे टाल देने चाहिए। तो ये आज 2 चीज़ बताऊंगा, एक तो नौकरी के बारे में पॉजेसिव हो जाइए, और थोड़ा बड़ी गाड़ी लेनी है आपको, गाड़ी, अब ये गाड़ी में मज़ा नहीं आता यार, ये गाड़ी तो बहुत दिन हो गए चलाते हुए, पड़ोसी ने गाड़ी लिया, इसका नया मॉडल लिया है। वही गाड़ी जो आपको किसी ज़माने में आपकी एस्पिरेशन होती थी, 2 साल 3 साल बाद वही गाड़ी आपको चुभने लग जाती है। बेचारी गाड़ी तो वही है, पर क्योंकि उससे बेटर गाड़ी आपको दिखने, तो आई थिंक अगर कोई बड़ा खर्चा है तो उसको टाल देना चाहिए। अगर मंदी आती है तो लिक्विडिटी को हाथ में रखना चाहिए, बिकॉज वो लिक्विडिटी आपको कहाँ काम आएगी, आपको तब काम आएगी अगर नौकरी या बिजनेस या इनकम आपकी कम होने लग गई। और दूसरी तरफ अगर महंगाई बढ़ गई तो आपका जो बजट आप महीने का 20,000 रुपये खर्च करते थे अपने किचन पर, या 50,000 करते थे, जो भी जिस भी स्टाटा से आता है, वो हो सकता है 5, 7, 10,000 बढ़ जाए। तो अगर आपकी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि इनकम तो आपकी उतनी ही होगी, तो इनकम तो बढ़ेगी नहीं, हो सकता है सैलरी भी कट हो जाए, तो आपको वो लिक्विडिटी काम आएगी उस वक्त को गुजारने में। तो आज तो ये 2 ही बातें बताऊंगा। पर शालिनी ये सब छोड़िए ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मंदी ना आए, ये तो मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन मैं आप मेरे से मंदी की बात कहा कि लोग डर जाएंगे और वो बहुत थोड़ा सा निराशावादी सा हो जाता है। पर जब पूरी तरह से मंदी आ जाएगी ऑफिशियली, तब फिर इसकी बात करेंगे। अभी तो ये मंदी मेरे इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से है। जब ऑफिशियली दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, IMF, वर्ल्ड बैंक कह देगा हाँ अब वी आर इन रिसेशन,
तब फिर इसकी थोड़ी खुल के बात करेंगे। अभी जरा दबी आवाज में बात करते हैं। मैं सीखने के दृष्टिकोण से भी आपसे समझना चाह रही थी कि आपने वो कौन सी लिस्ट बनाई है, हम तक पहुंचे। 2 बात तो सर ने बता दिया, आप चाहते हैं कि आगे की भी पूरी सर की जो लिस्ट है पूरी सर की जो लिस्ट है हम तक पहुंचे, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा दबाव सर के ऊपर बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। आप कमेंट करेंगे तो हम सर से वो बात आसानी से पूछ पाएंगे। अब एक सवाल और सर, ये भी समझने के दृष्टिकोण से, ये हमारे कैमरा पर्सन नवीन की तरफ से भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने पूछा था, बट मुझे लगा मैं उतना ठीक ढंग से नहीं समझा पाऊंगी, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं अमेरिका के कर्ज की बात जब कर रही थी अपनी रिपोर्ट में, तो नवीन ने मुझसे पूछा कि क्या वाकई अमेरिका पे इतना कर्ज है। और एक सवाल मैंने देखा कि कमेंट में भी फिर व्यूअर की तरफ से पूछा गया कि जब पूरी दुनिया के ऊपर इतना कर्ज है तो वो कर्ज दे कौन रहा है। जब मैं भी कर्ज में डूबी हूँ, शरद सर के ऊपर भी कर्ज है, नवीन ने भी पैसा ले रखा है, तो देने वाला कौन है? देखिए, ये कर्ज देश के ऊपर है। चलिए, नवीन ने जो बात पूछी उसी पे आ जाते हैं। ये अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका ने कर्ज कहाँ से लिया हुआ है? 2-3 जगह से कर्ज लिया जाता है। एक तो पब्लिक डेट होती है। अच्छा, मैं आपको चलिए भारत का बताता हूँ, तो आपको भारत से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और नवीन भी इस बात पे ध्यान देंगे बाद में देखने के बाद, हालांकि वो तो कैमरे के पीछे हैं, वो तो लाइव भी सुन सकते हैं। भारत में जब डेट होता है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने कभी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है? नहीं। पोस्ट ऑफिस में आपको पता होगा पीपीएफ होता है, एनएससीज होते हैं। आप जब जॉब करती थी आप ये लेती होंगी एटीसी के अंदर बचाने के लिए। आपको हैरानी होगी सुन के कि पोस्ट ऑफिस में जो आप जमा करते हैं, आप सरकार को कर्ज दे रहे हैं। जो 7% पे 8% जो भी पीपीएफ पर 7.1% आता है, एनएससीज पर 7-7.5-8% के करीब आता है। तो ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स भी सरकार को कर्ज है। जो आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है वो भी सरकार के ऊपर कर्ज है, इसको ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। और इसके अलावा सरकार कर्ज विदेश से भी लेती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी कर्ज देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से भी कर्ज लेते हैं, और पब्लिक बॉन्ड्स के जरिए भी ये कर्ज लिया जाता है। तो कर्ज के बहुत सारे सोर्सेज हैं। और जिस 39 ट्रिलियन डॉलर की बात मैंने अमेरिका के ऊपर करी, ये सब जगह से मिला के है। ट्रेजरी बॉन्ड्स का, विदेशी एजेंसीज से, पब्लिक से, इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो ये 39 ट्रिलियन डॉलर का हो जाता है। बहुत लंबा डिस्कशन है कि कहाँ कहाँ से कर्ज लिया जाता है, पर मूल बात तो ये है ना, नवीन अगर मुझे सुन रहे हैं, मूल बात तो ये है कि ये कर्ज है। और एक गांव में कहावत होती है, नवीन की तरफ देख के बोलना चाहूँगा, जिस तन लागे वो जाने। जिस देश पे कर्ज है ना, ट्रम्प साहब को देखिए, देखने में तो वो ऐसे ऐसे शक्ल बना के बोलते हैं, पर जब रात को सोने जाते हैं तो ये कर्ज की फिगर ना उनके दिमाग में घूमती है। वो 39 ट्रिलियन। और आपको बताऊं, जब उन्होंने टैरिफ लगाया, और ये जो टैरिफ अब 166 बिलियन डॉलर कोर्ट ने कह दिया भैया वापस करो, अभी तो ईरान के वॉर में वो सब भूले हुए हैं, कोर्ट वोर्ट की ऐसी की तैसी जो होगा देखी जाएगी। तो ये टैरिफ लगाने का पर्पस अमेरिका को कर्ज कम करने का भी था कि अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है तो भैया कुछ टैरिफ से आ जाएगा, शायद थोड़ा कर्ज हम वापस कर दें। और मज़े की बात यह कि हर 1 साल में या उससे भी कम में 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ता जाता है। तो इस कदर अमेरिका कर्ज में, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर किसी दिन डूबेगा, और जिस दिन डॉलर डूबेगा उस दिन सोने चांदी वाले पार्टी को जाएंगे, उनको उनका मज़ा आ जाएगा, बिकॉज वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो कर्ज पे बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं कभी मौका लगा तो हम खाली कर्ज एक देश कैसे लेता है, कहाँ कहाँ से लेता है, मैंने आपको एक उदाहरण भारत के संदर्भ में सुना दिया, हालांकि भारत का कर्ज और भी जगह से आता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी अगर आपको जानकारी चाहिए सर से कि एक देश कैसे कैसे कर्ज लेता है, कैसे चुकाता है, समय होगा तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताओ। थैंक यू सो मच सर, डिटेल में आपने हमें समझाया। लेकिन क्योंकि भारत में अभी मंदी सीधी दस्तक नहीं दी है या आधिकारिक घोषणा कहीं से भी इसकी नहीं हुई है, तो वो वाली लिस्ट में पहले दिन आपसे पूछूंगी। जैसे ही किसी भी देश से ये घोषणा कर दी जाती है, आधिकारिक घोषणा होती है कि जी हमारे यहाँ तो मंदी आ गई, पक्का? हाँ, पर ये बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि मंदी तो मैंने आपको इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह का बताया था, वहाँ मंदी आई हुई है, पर वो स्वीकार, मैंने कहा वो बुखार वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा ना। अब मुझे बुखार चढ़ता जा रहा है, मैं तो थर्मामीटर ही आपको दिखा नहीं रहा, मुझे तो नहीं है बुखार। अब इसकी मैं कोई वो नहीं कहता, अब वो मानेंगे नहीं, पर मंदी आई हुई है, मंदी आना मंदी के सिम्टम से पता लगेगा। पर हाँ, अगर कभी किसी भी एजेंसी ने इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया तब इस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात फैल जाए सोशल मीडिया पर कि ये लो जी इन्होंने तो मंदी घोषित कर दी, अभी किसी और ने तो बोला नहीं। आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन, कहते हैं हु विल बेल द कैट, यू नो इंग्लिश में कहावत होती है, आई डोंट वांट टू बेल द कैट। बिल्ली के गले में खूंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? सो आई डोंट वांट टू बेल द कैट। जब आएगी तब इस पर बात करेंगे, पर इस घोषणा के साथ कि ऐसा कभी ना हो।
हम वैसे भी नवरात्रों में बात कर रहे हैं सर, सप्तमी आज है, तो सबके लिए सब अच्छा ही हो, मंगल हो, पैसे, लक्ष्मी, धन सबको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया सर, थैंक यू।